तो चलो हेलो साथियों, कैसे आप लोग। चलिए आशा करता हूँ दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। और ये है आपका चहीते चैनल वैसी कोचिंग सेंटर, जहाँ पे आपको सभी बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस दिया जाता है कि कैसे आपको तैयारी करना है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लास 10th का मैथ सिलेबस चलता है, सिर्फ मैथ, ठीक है। और साइंस की जल्द ही क्लासेज हमारे सामने शुरू होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में सिर्फ हम लोग एक ही हैं, मैथ की क्लासेज चल रही है। और यहाँ पर अजीत सर और जो है हमारे जावेद सर नहीं अभी हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं मैथ की क्लासेज आपको सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक शिकायत है कि आप लोग लाइक नहीं कर दो। प्लीज़ लाइक, वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप क्लास 10 की पिछली जो कक्षा मैंने ले चुका है, 2-3 लेक्चर मैंने लिया हुआ है, उसको आप लोग फर्स्ट देखेंगे तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। और ये लेक्चर नंबर हमारा है 1.3 का चैप्टर, यानी कि वास्तविक संख्या जो हमारा 1.3 है उसमें का है। इसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, ठीक है। ये चीज़ सिंपली यहाँ पर है, तो उसको आपको सिद्ध करके और निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए उससे पहले एक बात आपसे मैं बोल दूं, क्लास 10 के बच्चे होंगे तो क्लास 10 के ग्रुप में ज्वाइन होगा, और क्लास 12 के बच्चे होंगे तो क्लास 12 के बच्चे में ज्वाइन होगा। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप नीचे है, जरूर दोनों में ज्वाइन होगा। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। चलिए थैंक यू, वीडियो देखिए। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले क्लास 1.3 को समझने के लिए, यानी कि जो हमारा क्लास 10th का मैथ है 1.3, इसको समझने के लिए एक परिमेय आपको समझना पड़ेगा। ताकि आपको परिमेय समझ में आ जाएगा तो अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को, एकदम बेहतरीन तरीके से आप सीध करके दिखाओगे। और जो एग्जामिनर होगा आपसे बेहतरीन खुश हो जाएगा, बोलेगा भैया ये तो लड़का बहुत ही मस्त किया है, इसको नंबर देना ही देना है। तो उस तरीके से आपको करना है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम कैसे करना है एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले अब देखिए 1.3 का हमने एक परिमेय दिया है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो अपने आप से करती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो पता है आपको सभी लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल इसका कहने का लॉजिक ये है कि p कोई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करते हैं। विभाजित मतलब एक a में p से भाग देने पे पूरी से कट जाती है, ये मतलब हुआ। यानी कि a स्क्वायर को p जो है पूर्ण विभाजित करता है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर p a को भी विभाजित करेगी। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, सिर्फ एक बात, मेरी बातों को मेरे साथ चलिए और देखिए सुनिए, देखिए क्या बोला है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, a स्क्वायर को विभाजित करती है यहाँ पे, ठीक है। तो p a को भी विभाजित करेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है, अगर उसके वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे में मान के चलते हैं, अगर ये हमारा एक है 8 का स्क्वायर हम ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 8, ठीक है। यानी कि 8 स्क्वायर को अगर हमारा ये जो है 4 विभाजित करता है तो जो है 8 को भी 4 विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा देखिए, अगर हम 8 को स्क्वायर करते हैं 64 और 64 में 4 से भाग देंगे तो 16 होगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 8 में हम भाग देते हैं तो 2 होगा। तो ये चीज़ हमारा लॉजिक यहाँ पर समझने का मतलब सिर्फ इतना सही आपको समझना है, बिल्कुल बात खत्म। देखिए मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है, a स्क्वायर को विभाजित करती है तो यहाँ पर p जो है a को भी विभाजित करेगी। जब उसके a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो उसके a को भी विभाजित बिल्कुल करेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ लॉजिक यहाँ पर देखिए क्या मैंने लिखा है, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक बोले तो वो ऋण में नहीं है, यानी कि माइनस में नहीं है, प्लस में ही है, ठीक है। चलिए अब देखो उसके आगे अगर हम देखते हैं, यदि a एक धनात्मक पूर्णांक हो तो अब देखिए मान के चलिए कि a अगर धनात्मक पूर्णांक हो तो इसको आगे कैसे समझना है, बिल्कुल लॉजिक से। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, माना a एक अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणखंड निकालना है। मान लीजिए हम ये a स्क्वायर है ना, तो हम पहले a का निकालते हैं अभाज्य गुणखंड। गुणखंड आपको निकालना मैंने बताया पिछली वीडियो में। तो देखिए गुणखंड कैसे, तो यहाँ पर माने हम लोग कि जो है a का गुणखंड क्या है, p1 है, p2 है और p3 है, डॉट pn तक है। यानी कि pn मतलब कि कोई
सीमित संख्या है, जैसे में 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30, 40, 50, यानी कि जहाँ तक सीमित हो वहाँ तक हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का गुणखंड P1, P2, P3 और Pn। उसी तरीके से अगर हम ए स्क्वायर का गुणखंड निकालें, ए स्क्वायर उसी तरीके से, तो हमारा हो जाएगा A1 का स्क्वायर ए स्क्वायर का अगर हम निकालते हैं स्क्वायर उसी तरीके से गुणखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 का स्क्वायर Pn का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया इतना चीज कि जब ए स्क्वायर का गुणखंड करने पर P1, P2, P3 Pn तक हो सकता है, तो उसी तरह से ए स्क्वायर का निकालेंगे तो इसका स्क्वायर के ही रूप में आएगा। ये बात लॉजिक समझ में आई मेरे साथ? चलिए उसके बाद देखेंगे उसी तरीके से ए स्क्वायर में क्या क्या सम्मिलित है। अगर इसको हम तोड़ते हैं P1 स्क्वायर को, तो ये 2 बार में टूटेगा कि नहीं, P1 एक बार में और एक P1 एक बार में, यानी कि P1 2 बार में टूट गया। यही संख्या को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं P1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर तोड़ा गया है P1, P2, P3, P1, P2, P3 Pn। ठीक है, उसके बाद गुणा करके P1, P2, P3 यानी कि सिंपल से बोले हम तो इसी वाले संख्या को P स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर Pn का स्क्वायर, उसी संख्या को हमने यहाँ पर 2 बार तोड़ा गया है, एक इस कोष्टक में और एक इस कोष्टक में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम लॉजिक सिंपल से एक समझे तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक बन रहा है जो कि हमको बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः जहाँ P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P कहीं ना कहीं ए स्क्वायर अभाज्य गुणखंड में मौजूद है। ठीक है, यानी कि समझने का मतलब यह है, यहाँ पर बच्चे थोड़ी मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हमारा जो P है ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर के अभाज्य गुणखंड में मौजूद है कि नहीं। यहाँ पर ए स्क्वायर के गुणखंड में हमारा ए वाला मौजूद है कि नहीं, यहाँ पर मौजूद है। तो यानी कि इसका मतलब सिंपल से हम लॉजिक समझे तो जो संख्याएं ए स्क्वायर को विभाजित कर सकती है वह संख्याएं सिर्फ ए को भी विभाजित करेगी। ये सिंपल परिमेय है, इसको आपको समझना है, बस इतना सा आपको लॉजिक बताना था। लॉजिक मैंने बता दिया। उसके बाद आप लेते हैं क्वेश्चन, और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और 3 क्वेश्चन है आप लोग खुद करोगे। ठीक है, चलिए देखिए तो इसको मैं बिता देता हूं, अब आपको आगे समझाता हूं। चलिए एक बार और से रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बताया। तो मैंने बताया आपको कि जो संख्या है ए को विभाजित कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारा ए जो है, ए संख्याएं जो है वो उसको कर रही है विभाजित पी कर रही है। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर को हमारी पी संख्या विभाजित करती है, ठीक है, तो ए को भी विभाजित पूर्ण रूप से करेगी ही करेगी। इसका लॉजिक सिंपल ये है। ठीक है, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा 8 का स्क्वायर हमने लिया था, यानी कि किसी संख्या को 8 स्क्वायर को 4 विभाजित करता है, तो जो हमारा ये है ना 8, इसको कहीं ना कहीं हमारा 4 विभाजित करेगा। इसका मतलब यही सिंपल सा है। समझ गए दोस्त? चलिए आगे लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ठीक है, कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सिद्ध कीजिए कि, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन आपको? ठीक है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए। तो इसको सिद्ध करने से पहले एक छोटी सी आपको बात जाननी चाहिए, जो कि एक है, मान लीजिए हमारा एक है P और एक है हमारा Q, या इसको हम A/B के भी रूप में हम लोग ले सकते हैं, A/B। ठीक है, A/B सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं हम लोग? सह अभाज्य, यानी कि समझिए लॉजिक। यहाँ पर ले लेते हैं हम संख्या, एक 7 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 9। ठीक है, चलिए
अब इसमें हमको समझना है सौ अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो सौ अभाज्य संख्याएं वो चीज़ होती है यहाँ पर कि जो सिर्फ अपने आप से कटती है और दोनों से नहीं कटेगी। ठीक है, यानी कि 7 सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, ये 1 से कटेगा और ये 9 से कटेगा। यानी कि अगर कोई भी इसमें वो संख्याएं नहीं है जो दोनों को मोड़ विभाजित कर दे एक को छोड़कर, क्योंकि एक सभी संख्या को विभाजित करती है तो एक नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 7 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 को दोनों को विभाजित कर दे, 7 और 9 को। जैसे मान लीजिए हम एक ले लेते हैं 4 और एक लेते हैं 8, तो 4 और 8 को 2 विभाजित कर देगी ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 7 और 9 को कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, नहीं कर पाएगी एक को छोड़कर, क्योंकि एक सभी को विभाजित करता है तो एक नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 अभाज्य संख्या। तो 100 अभाज्य संख्या आपने समझ लिया कि 100 अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसको गुणखंड नहीं निकाला जा सकता, यानी कि एक ही गुणखंड नहीं हो पाता है, वो चीज़ हमारा 100 अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं सिंपल से, अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। ठीक है, तो माना कि हमारा एक a और a/b हमारा 100 क्या है, ये 100 अभाज्य संख्या है, और जो हमारा b है नॉट इक्वल 0, यानी कि जो हमारा b है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि अगर हमारा 0 हो जाता है b तो हम a/b 0 लिखेंगे तो हमारा इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए कभी भी b का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि क्या हमारा √5 अपरिमेय संख्याएं है कि नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ गलत चीज़ें लेंगे, उसके बाद ही सिद्ध हो पाएगा। तो क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पर माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्त, परिमेय संख्या है। सिर्फ हम लोगों ने माना है, ये है नहीं, इसको माना गया है, इसको हल करने के लिए माना गया है कि ताकि इसको अच्छे तरीके से हल किया जा सके, इसलिए इसको माना गया है। तो हमने मान लिया √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं, तो √5, ठीक है, √5 बराबर हम अपरिमेय संख्या सहभाज्य संख्या को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, थोड़ी सी बात को मेरे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम हल करते हैं तो ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पर जो ये वाला चीज़ है यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और जो ये चीज़ है यहाँ पे चला जाएगा भाग में। समझ गए, नहीं समझे, चलिए तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं, जब बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, यानी कि क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, तो करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे यहाँ पे, तो 5 तो बीच में रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारा b इसमें गुणा के रूप में आ जाएगा, तो b हो गया और a हमारा यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने को हम लिख देंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करिए दोनों पक्षों में, तो हम इधर भी कर देते हैं वर्ग, सॉरी यहाँ से है ना, इधर भी कर देते हैं वर्ग और इधर भी कर देते हैं वर्ग। हो गया दोस्त। अब इसको अगर हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट में जो भी चीज़ हो उसका वर्ग हम करेंगे तो वह अंडर रूट हट जाता है, ये पता है आपको। चलिए, तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा तो 5 बच जाएगा सिर्फ, और 5 और b का हो जाएगा b² हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा a²। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे b² को यहीं पे रहने देते हैं और ये 5 को सिंपल यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो a²/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जिस तरीके से हमने b को यहाँ पर लाया है उसी तरीके से हमने 5 को यहाँ पे लाया है। देखिए, एक चीज़ आपको समझना जरूरी है कि जो चीज़ भाग में होती है वो आगे चलकर गुणा में बनती है, और जो चीज़ गुणा में होती है वो आगे चलकर भाग में बनती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ गए। इतना क्या क्या, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं ये चीज़ कि जो है प्रश्नानुसार परिमेय के अनुसार किसी भी संख्या को अगर a² को विभाजित करती है तो उसको a को भी विभाजित करेगी। तो इसी संख्या को हम लिख सकते हैं कि यदि 5a² को विभाजित करता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कर रहा है कि नहीं, यदि देखिए a² को 5 विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो उसी तरीके से यदि 5a² को विभाजित करता है तो
ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ गए दोस्त। यानी कि जो समझ गए यहाँ पे कि अगर यदि 5 जो है ए स्क्वायर को यहाँ पर भाग दे रहा है तो कहीं ना कहीं ए को भी विभाजित करेगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, देखिए लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बराबर हम मान लेंगे क्या, 5c। क्या करेंगे, ए बराबर 5c माना कि प्रश्नानुसार प्रमेय के अनुसार ए बराबर 5c मान लिए यहाँ पे। तो अगर इसको ए बराबर 5c है तो एक जगह पर हम क्या कर देंगे, 5c को रख देंगे, 5c को रखेंगे। अब देखिए आगे। ठीक है, चलिए, तो ए बराबर 5c मांगे हैं तो बी स्क्वायर परिमेय के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे परिमेय के अनुसार। ठीक है, परिमेय के अनुसार बी स्क्वायर बराबर एक जगह पर हमने क्या माना है, 5c माना था, 5c ए बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5c का ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटा में 5 कर दिए। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5वां 25 हो जाएगा, और सी का सी स्क्वायर हो जाएगा, और 5 नीचे बच गया। 5 से 5 कैंसिल 5 बार में। ठीक है, तो ये कट कर क्या बच गया हमारा, तो ये बच गया बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, वहीं यहाँ पर फिर से वही लॉजिक अपनाना है कि 5 को ट्रांसफर कर देना है। फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो आगे करते हैं तो यहाँ पर बी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और ये हमारा गुणा में है। अभी मैंने बताया कि गुणा वाला भाग में जाता है और भाग वाला गुणा में आता है। तो यहाँ पर भाग है, गुणा है, तो गुणा में क्या आ जाएगा, भाग आ जाता है। यहाँ पर हमारा हो गया भाग। ठीक है, तो यहाँ पर भाग हो गया। अब यहाँ पर सिंपल से बच गया क्या, सी स्क्वायर बच गया। यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः वही संख्या परिमेय यदि 5 को ए स्क्वायर विभाजित करता है तो ए को विभाजित करेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, दिखने में आपको दिक्कत हो सकती है, विभाजित कर रहा है तो बी को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। समझ गए लॉजिक। यानी कि जो हमारा 5 है, ए बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो कहीं ना कहीं बी को भी विभाजित करेगा। यही चीज लॉजिक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान दीजिए। देखिए कि ये एक परिमेय संख्या है और एक ये परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर एक निकला है, यहाँ पर 5 ए को विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही संख्या को कटाने के लिए यहाँ पर भी 5 मौजूद है और यहाँ पर भी 5 मौजूद है। यानी कि मैंने अभी बताया कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जो सहअभाज्य हो। सहअभाज्य माने को सहअभाज्य हो। सहअभाज्य मतलब बोले तो यानी कि एक ही संख्या ना कटे, एक ही संख्या से ना कटे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से दोनों संख्याएं कटी जा रही है। यहाँ पर भी 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है। यानी कि ये विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि विपरीत कार्य हो रहा है। सहअभाज्य के विपरीत कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्या हो रहा है दोस्तों, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे अतः √5। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है। इसको बोल सकते हैं यहाँ 5 दोनों को विभाजित कर रहा है तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि 5 दोनों में कंबाइन है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन। कंबाइन लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, कंबाइन है। तो सहअभाज्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिखिए यहाँ पर सहअभाज्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है।
मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ रहा है। देखिए समझ में आएगा क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, आपको बोल भी रहा हूँ। अतः 5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 5 दोनों में कंबाइन है यानी कि कॉमन है, तो अभाज्य विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद हम लिख देंगे इति सीधम, इसके आगे लिखना है इति सीधम, इति सीधम। ठीक है, इतना चीज लिखने के बाद आपका क्वेश्चन हो गया हल। यही चीज सिद्ध करना है और यही चीज को अगर एग्जाम में इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से लिखेंगे ना, एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा और बोलेगा भैया ये तो ठीक ठाक किया है, इसको नंबर फुल ही फुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल घबराने की भी जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसा नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका सिद्ध एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है थोड़ी सी हम लोग देखेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, सिर्फ इसी तरीके से आपको करना ही करना है। लेकिन उससे पहले दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी मैं बताऊं, अपरिमेय यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अपरिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय और माइनस अपरिमेय मिलाकर क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय और अपरिमेय मिलाने के बाद, अपरिमेय और अपरिमेय मिलाने के बाद अपरिमेय ही होता है घटाने पे। ठीक है, उसी तरीके से परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय ही होता है। ये बात आपको दिमाग में घुसा लेना है किसी भी तरीके से, क्योंकि उसके बाद परिमेय, ठीक है, यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे अपरिमेय, ये देखिए समझ गया, और परिमेय बराबर अपरिमेय ही होता है और परिमेय बराबर परिमेय ही होता है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। देखिए ये चीज़ आपको समझ गया तो क्वेश्चन इसको अभी हल कर दोगे। देखिए कैसे, देखिए अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसको अपरिमेय संख्या से घटाते हैं तो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होती है। उसी तरीके से अगर हम परिमेय संख्या कोई है और उस परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को ही घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय ही संख्या होती है, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ही होती है। यानी कि अपरिमेय हो तो अपरिमेय ही होगा, परिमेय होगा तो परिमेय ही होगा। समझ गए लॉजिक? बस इतना सा लॉजिक आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया हल। अब लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, एक बार क्वेश्चन को मैं नोट किया हूं तो थोड़ा देख लेता हूं। चलिए यहां पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ आपको निकालना है तो इसको हल करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं a/b एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या मैंने अभी बताया कि जो दोनों को विभाजित ना हो, यानी कि एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो, उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या मैंने बता ही दिया है, जहाँ पे b बराबर ≠ 0, यानी कि b कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसको सिद्ध करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर माना क्या करते हैं हम लोग, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से मानना है हमको, सिर्फ मान रहे हैं परिमेय संख्या है। ओके, चलिए क्या है दोस्तों, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको मान कर हम हल करते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर a/b, यानी कि a/b यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी को अगर हम यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को हल करेंगे तो जो ये 3 है, 3 ये उधर चलेगा प्लस में, यहाँ पर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि सिंपल से फंदा, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं ना। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आसानी होगी तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जो अंडर ये है 2√5 बराबर यहाँ पर तो यही रह जाएगा, और ये जो 3 यहाँ पर प्लस में तो इधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर a/b
और -3 हो जाएगा। हो गया दोस्त, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर ये जो 2 है, 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कि हम बोले यहाँ पर तो a बटा यहाँ पर b हो जाएगा, और -3 तो पहले से है, लेकिन यहाँ पर ये बटा में हो जाएगा, यानी कि इसके बटा में हो जाएगा तो इसके बटा में 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम सिंपली से यहाँ पर गुणा करते हैं अगर, तो a बटा 2b गुणा करेंगे तो a बटा 2b -3 बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर √5 बच जाएगा। हो गया इतना चीज़ हमने किया, यहाँ पर इतना चीज़ हो गया। इतना चीज़ होने के बाद आपको मैंने अभी बताया कि इसको है क्या है दोस्तों, इसको मैंने क्या माना है, तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः जो है परिमेय संख्या को घटाने पे, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर माइनस परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और उसी तरीके से हमारा अपरिमेय संख्या मिलकर अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है हमारा परिमेय संख्या, ये चीज़ क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मिलकर अपरिमेय संख्या मिलती है तो क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। तो जब ये चीज़ को घटाएंगे, इसको अगर हम हल करेंगे, घटाएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने पिछली क्लास में, अभी वीडियो में, यानी कि पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने सिद्ध किया कि जो √5 है, जो √5 है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय बराबर यहाँ पर परिमेय बराबर परिमेय कैसे होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये हो जाएगा परिमेय। यानी कि अभी मैंने बताया कि परिमेय बराबर परिमेय होता है, अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तो जब ये अपरिमेय है तो यहाँ पर भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये अपरिमेय हो जा रहा है और ये हो जा रहा है परिमेय, यानी कि यहाँ पर दोनों का विपरीत हो रहा है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। पिछली क्वेश्चन में हमने सोल्व किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अतः हम लिख सकते हैं कि जो है यह भी एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय है, तो यहाँ यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, यानी कि यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ पर सिंपल से हम लॉजिक समझेंगे तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर परिमेय बराबर परिमेय होता है, लेकिन अपरिमेय बराबर अपरिमेय भी होता है। तो ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय, तो कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो है कि ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इस कारण यहाँ पर 3+2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने माना क्या है, उल्टा माना है। यहाँ पर हमने माना है परिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल से हम बोल सकते हैं कि 3+2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं ईदसिद्धम परिमेय व्यंजक के अनुसार, ईदसिद्धम ये लिख देंगे, क्वेश्चन हो गया हल। सिंपल से इतना ही चीज़ आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करना है, और थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें तीनों क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको हल करना है, a बटा b, और जहाँ पे b बराबर ≠ 0। ठीक है, इसी तरीके से हल करना है। तो फटाक से आप लोग इसी तरीके से हल करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि डेली वीडियो में दूं आपको, लेकिन 30 मिनट से अधिक वीडियो ना हो। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि 30 मिनट से अधिक वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको 30 मिनट से अधिक वीडियो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते देखते बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब एक छोटी सी बात है कि मैंने एक वीडियो में स्ट्रेटेजी में बताया कि 80% कैसे मैंने लाया, 3 बार मैंने पेपर दिया, 80% लाया है। तो आप भी किसी तरीके से 80% स्टडी कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे भाई तो समझ में नहीं आएगा, और उसको देख लें तो एक मोटिवेशन भी मिलेगी, और साथ में एक पढ़ने का जरिया भी मिलेगा कि कैसे पढ़ाई करना है। और मैं ही कराऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से। सिर्फ 1 महीने के अंतर्गत में आप बिल्कुल एकदम सतर्क हो जाओगे और एक अच्छा स्टूडेंट बन जाओगे। चलिए थैंक यू, वंदे मातरम। उस वीडियो को जरूर देखेगा। चलिए थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।